प्रिसीजन एंड रिकॉल ये दोनों मेट्रिक्स स्टूड डेटा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब हम स्टूड डेटा में काम कर रहे हो तो हम कोशिश करते हैं इनका कोई कॉम्बिनेशन लेने की या इन दोनों पे ट्रेड ऑफ करने की। इन दोनों पे ट्रेड ऑफ करने का मतलब क्या है? इन दोनों पे ट्रेड ऑफ करने का मतलब ये है कि हम इन दोनों की वैल्यूज़ को देखते हुए अपने इस थ्रेशोल्ड को, जो हमारा थ्रेशोल्ड है, उसको मॉडिफाई करना शुरू करें। जस्ट रिकॉल के लॉजिस्टिक रिग्रेशन था क्या? लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा एल्गोरिथम ये था कि एच ऑफ एक्स वुड बी रेंज 0 to 1 and if h of x is greater than 0.5 we shall predict y is equal to 1, otherwise we shall predict y is equal to 0। ये बड़ी ये हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है। इसको हम जरा सा जनरली अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं h of x, if h of x is greater than a certain threshold, तो यहाँ पे कॉमा डाल देना चाहिए, then predict y is equal to 1, else predict y is equal to 0। तो ये थ्रेशोल्ड जो है, ये थ्रेशोल्ड इसका मतलब है हम बदल सकते हैं। इस वक्त जो लिखा हुआ है ये वाला एल्गोरिथम, ये थ्रेशोल्ड 0.5 के साथ लिखा हुआ है। थ्रेशोल्ड, इफ आई ट्राई टू राइट दिस थ्रेशोल्ड वर्ड हियर, तो थ्रेशोल्ड 0.5 है हमारी इस केस के अंदर, जो ऊपर लिखा हुआ है केस है। तो यही थ्रेशोल्ड अगर मैं वेरी करके देखूं तो उसका मतलब है मेरे पास मुख्तलिफ आउटपुट्स आएंगी और मुख्तलिफ आउटपुट्स को मैं चेक कर सकता हूँ देखने के लिए कि मेरे आउटपुट नंबर 1 में प्रिसीजन क्या आई है, आउटपुट नंबर 2 में प्रिसीजन क्या आई है, एंड सो ऑन। मसलन अगर मैं थ्रेशोल्ड्स वेरी करूँ 0.5 से ऊपर ले जाता हूँ मैं थ्रेशोल्ड्स को, तो क्या होगा? सपोज मेरी थ्रेशोल्ड्स मैंने उठा के 0.5 से 0.6 कर दिया अपनी थ्रेशोल्ड, तो अब होगा क्या? अब कुछ ऐसे मॉड्यूल्स थे, अगर मैं डिफेक्ट प्रेडिक्शन का डेटा की एग्जांपल लूँ तो कुछ ऐसे मॉड्यूल्स थे जो शायद पहले डिफेक्ट प्रोन के तौर पर क्लासिफाई हो रहे थे और वो एक्चुअली डिफेक्ट प्रोन थे भी, लेकिन उनमें हमारी हाइपोथेसिस की वैल्यू क्या आ रही थी? वो हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा और 0.6 से कम आ रही थी। फिर 0.56 हो सकता आ रही हो, 0.59 आ रही हो, 0.52 आ रही हो, या इस तरह की कोई वैल्यू आ रही हो। अब इस नई थ्रेशोल्ड के बाद ऐसे मॉड्यूल्स डिफेक्ट प्रोन प्रेडिक्ट नहीं होंगे, या अगर हम जनरली बात करें तो ऐसे मॉड्यूल्स पॉजिटिव क्लास में नहीं जाएंगे, एज ए पॉजिटिव क्लास प्रेडिक्ट नहीं होंगे, उनको हम एज ए नेगेटिव क्लास प्रेडिक्ट कर रहे होंगे जबकि उनका एक्चुअल लेबल पॉजिटिव ही था। तो हमने इसेंशली अपना रिकॉल रिड्यूस कर लिया, हमने शॉर्टफॉल ऑब्जर्व किया इन टर्म्स ऑफ रिकॉल। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब हम जो पीछे रह गए मॉड्यूल्स जिनको हम पहले भी डिफेक्ट प्रोन कह रहे थे और अब भी डिफेक्ट प्रोन कह रहे हैं, या पहले भी हम कह रहे थे कि ये पॉजिटिव क्लास के मेंबर हैं और अब भी उनको कह रहे हैं कि पॉजिटिव क्लास के मेंबर्स हैं, अब हमारी प्रिडिक्शन में से पॉजिटिव क्लास के मेंबर्स रिड्यूस हो गए हैं, हमारी प्रिडिक्शन में से पॉजिटिव क्लास कम हो गई है, तो हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो गया प्रिसीजन के अंदर, यानी हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यूज़ कम आनी शुरू हो गई हैं टीपी की साइड पर, और बाज़ का फॉल्स पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी कम आ रही होंगी, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर यकीनन छोटा हो गया क्योंकि हमने पहले की निस्बत कम मॉड्यूल्स को इधर चूज़ करना शुरू कर दिया, हमारी प्रिसीजन इंक्रीज कर रही होगी। तो जैसे जैसे हम थ्रेशोल्ड को 0.5 से 1 की तरफ मूव करवाएंगे, हमारा रिकॉल तो यकीनन नीचे आ रहा है क्योंकि हम पहले की निस्बत कम ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे फॉल्स पॉजिटिव भी रिड्यूस होने की चांसेस है क्योंकि हम कुछ ऐसे मॉड्यूल जो गलत प्रेडिक्ट हुए थे उनको भी प्रेडिक्ट करना छोड़े होंगे, तो हमारी प्रिसीजन भी कम होती प्रिसीजन हमारी इंप्रूव होती जा रही होगी क्योंकि प्रिसीजन का डिनोमिनेटर कम होता जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस के साथ मेंशन किया है जो चीज़ इंक्रीज हो रही है, और नेगेटिव के साथ मेंशन किया है जो चीज़ डिक्रीज हो रही है। ये नंबर ऑफ प्लस से ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि ये पहले जी 20 ये पहले डबल हो गई है, फिर उससे 1.5 गुना हो गई है, फिर दोबारा फिर कुछ और वैल्यू बढ़ गई है। ये सिर्फ मैंने प्लस वैसे ही बता दिए, एक प्लस का मतलब है कि ये इंक्रीज कर रही है, दैट्स इट। कितनी इंक्रीज कर रही है ये बिल्कुल नहीं बताया गया। बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव में भी ये नहीं है कि जी पहले 50% शॉर्टफॉल आया फिर उसके बाद 25%, हर यानी एक माइनस साइन का मतलब 25% शॉर्टफॉल हरगिज़ नहीं है। ये भी बस ये इंडिकेट कर रहा है कि जी रिड्यूस होगी, रिकॉल विल रिड्यूस एंड प्रिसीजन विल इंक्रीज if we move threshold from 0.6 to 0.9 और 0.5 to 0.9, तो हर स्टेप पर प्रॉबेबली हमारी प्रिसीजन बढ़ी होगी और रिकॉल डिक्रीज कर रहा होगा। हम दूसरी तरफ अपने थ्रेशोल्ड चेंज करने की कोशिश करें तो
हम देखते हैं कि 0.5 से नीचे जाते हुए हमारा रिकॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी पहले अगर हम 70% मॉड्यूल्स को सही पकड़ रहे थे, तो अब हमने 0.5 से 0.4 के बीच में आने वाले मॉड्यूल्स को भी पॉजिटिव कहना शुरू कर दिया, तो हमारा रिकॉल यकीनन इंक्रीज करेगा और साथ ही फॉल्स पॉजिटिव भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि बहुत से मॉड्यूल्स ऐसे होंगे जो इसी रेंज में आ रहे थे लेकिन उनका वेट ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारा हाइपोथेसिस उनको ट्रू पॉजिटिव में नहीं डालता था, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स थे। अब हमारा फॉल्स पॉजिटिव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जब फॉल्स पॉजिटिव इंक्रीज करेगा तो ये वाली टर्म जो हमारे डिनोमिनेटर में आ रही है, प्रेसिडेंट के डिनोमिनेटर में, ये वाली टर्म अब हमारी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेसिडेंट जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। और टीपी हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा इसका मतलब है कि हमारी रिकॉल हमारा इंक्रीज करना शुरू कर देगा। हम पहले से ज़्यादा मॉड्यूल्स को पॉजिटिव क्लास में डाल रहे होंगे। तो इस बिल्कुल ऐसे ही हमें प्लस के जरिए बताया जा रहा है कि जैसे हमारा थ्रेशोल्ड नीचे जाएगा, हम ज़्यादा पॉजिटिव मॉड्यूल्स प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, हमारा रिकॉल इंक्रीज कर रहा होगा। कितना इंक्रीज कर रहा होगा, ये प्लस से ये अंदाज़ा हरगिज़ नहीं लगाना चाहिए, सिमिलरली माइनस से ये अंदाज़ा हरगिज़ नहीं लगाना चाहिए कि कितना डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये प्रिसीजन और रिकॉल, अगर हमें किसी केस में हाई प्रिसीजन चाहिए हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने एल्गोरिथम की थ्रेशोल्ड टाइटर करते जाएंगे। थ्रेशोल्ड टाइटर करने से क्या मुराद है, हम चाहेंगे कि हमारा एल्गोरिथम 0.1 के करीब जाके पॉजिटिव कहा करे, उससे पीछे कहीं पॉजिटिव ना कहा करे। अगर हमें किसी केस में रिकॉल हाई चाहिए होगा तो हम अपने एल्गोरिथम की थ्रेशोल्ड लूज करते जाएंगे, उसको हम 0.5 से नीचे लाना शुरू कर देंगे। देख लेते हैं रियल सिनेरियो में कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती भी है या नहीं, जहां हमें थ्रेशोल्ड्स या जहां पर हमें प्रिसीजन रिकॉल में ट्रेड ऑफ भी लेना हो। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में ही लें तो हम चाह ये रहे हैं कि हमें इस वक्त हमारा इस वक्त सिचुएशन ये है हमारे सॉफ्टवेयर हाउस की या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमारे पास टेस्टिंग के लिए इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है इस प्रोजेक्ट पर, और हम चाहते हैं कि टेस्टिंग सिर्फ एक्स्ट्रा टेस्टिंग करनी पड़ भी जाए तो सिर्फ उन मॉड्यूल्स की एक्स्ट्रा टेस्टिंग करें जो बहुत ज़्यादा चांस है कि डिफेक्ट प्रोन होंगे, वरना हर मॉड्यूल को एक्स्ट्रा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो नॉमिनल से टेस्टिंग हम जो करेंगे वही जितनी होगी सो ठीक है, बाकी जो मसले होंगे उन मसलों पे हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन कोई इतनी लॉन्ग लास्टिंग एप्लीकेशन नहीं है, किसी एक सीज़न के लिए बननी है। और बस हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये चीज़ किस तरह से मार्केट में आए, और उस सीज़न में अगर इसके फर्दर चेंजेस या मसाइल ठीक करने पड़ेंगे वो हम कर सकते हैं अगली से अगली रिलीज़ के अंदर। बड़ा रैपिड किस्म का हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, तो यानी प्रॉब्लम्स को हम प्रोडक्शन में जाने के बाद भी जल्दी जल्दी फिक्स कर सकते हैं। हम थॉरो टेस्टिंग पर एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहते। इस केस में हम चाहेंगे कि हम अगर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल हमने बना दिया किसी पास्ट डेटा की बेस पे, तो वो मशीन लर्निंग मॉडल हर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को डिफेक्ट प्रोन लेबल ना करे। वो सिर्फ तभी करे जब उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मुराद है जब उसके डिफेक्ट प्रोन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। इस रिकॉल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हाइपोथेसिस उसने प्रोबेबिलिटी तो आउटपुट करता था, प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1 वही आउटपुट करता था ना। तो जैसे ही वो प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर जाना शुरू होगी, 0.6, 0.7, 0.8, तो इसका मतलब है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि ये वाला मॉड्यूल वाकई डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल है। तो हम उस केस में चाहेंगे कि हमें सिर्फ वो मॉड्यूल्स मिलें जो वाकई डिफेक्ट प्रोन लग रहे हैं, तो हम हाई थ्रेशोल्ड चूज़ करेंगे, हम टाइटर थ्रेशोल्ड चूज़ करेंगे, 0.8, 0.85, 0.9 वगैरह वगैरह, इनमें से कोई चूज़ करेंगे। हम हाई प्रिसीजन चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा सिनेरियो लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही। कोई कहता है कि हमारा बड़ा ही अच्छा नाम है, हम अपना कभी भी अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को या जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको कभी भी हम नहीं चाहते कि हमारा कोई डिफेक्ट प्रोन मॉड्यूल शिप हो, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो हमें को भी एक्स्ट्रा टेस्टिंग भी करनी पड़े ना, तो हम कर लेते हैं। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। हम इवन टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं टू परफॉर्म थॉरो टेस्टिंग अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन हम कभी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हमने एक डिफेक्टिव मॉड्यूल शिप कर दिया, ये हम कभी नहीं करते। तो इस केस में ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ये यकीनन चाहेगी कि रिकॉल हाई हो। एक्स्ट्रा कॉस्ट हम टेस्टिंग की चाहे बेयर करते रहें, रिकॉल हाई आने चाहिए। जब रिकॉल हाई आएगा तो ज़ाहिर बात है कुछ परसेंट लो आ भी जाए तो कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा टेस्टिंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब हमें हमारी थ्रेशोल्ड होगी वो हम चाहेंगे कि नीचे की तरफ रहे।
सिमिलरली हमें किसी को बताना है, जैसे आज के दौर में किसी को बताना है कि टेस्ट करके कि सिम्टम्स की बेस पे मशीन लर्निंग मॉडल पे मेडिकल टेस्ट करके नहीं, उन्हें बताना है कि जी आपको कोरोना वायरस हो गया है या नहीं हो गया। इसको जिस तरह का पैनिक है, तो किसी को ये बताना कि इसको कोरोना वायरस हो गया है, इसका मतलब है कि वो उसको एक शॉक से लगेगा, वो तो डर जाएगा, डरेगा, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, वीक होगा तो खुदा ना खास्ता वो क्रिटिकल कंडीशन की तरफ जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी हो तो अब हम डिसीजन करें किसी को कोरोना कहने का, और हमें रियल डेटा से नजर आ रहा है कि हर किसी को कोरोना नहीं होता, ये सारे सिम्टम्स नजर आने के बावजूद कोरोना जरूरी नहीं कि हो चुका हो किसी को। तो यहाँ पर हम यकीनन हाई प्रेसिजन चाह रहे होंगे, वरना तो हम हर किसी को कोरोना कह कह के रिकॉल हाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे हाई प्रेसिजन चाह रहे होंगे, हम चाह रहे होंगे किसी सिर्फ उन लोगों को वाकई कोरोना कहा जाए जो जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कोरोना के मरीज़ हैं, बाकियों को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कोरोना के मरीज ना बताए। तो प्रेसिजन हाई चाहिए हमें वहाँ पर हम थ्रेशोल्ड यकीनन ऊपर लेकर जाएंगे, 0.8, 0.85, 0.9 के आसपास नहीं रखेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये दो मैट्रिक्स बनते हैं वंस अगेन। इनका ट्रेड ऑफ देखने के लिए लोग आमतौर पे एक कर्व ड्रॉ करते हैं, वो पीआर कर्व कहलाती है, प्रेसिजन रिकॉल कर्व कहलाती है। इस प्रेसिजन रिकॉल कर्व में दोनों में से कोई भी चीज़ इस तरफ आ सकती है। मसलन रिकॉल को अगर मैं प्रेसिजन की जगह पे लिख दूँ, प्रेसिजन को रिकॉल की जगह पे लिख दूँ, या रिकॉल को वाई एक्सिस पे लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कर्व इस तरह से रहती है तकरीबन। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है ये 1 है, और दूसरी तरफ ये वाली वैल्यू जो है ये 1 है। तो प्रेसिजन रिकॉल कर्व मुख्तलिफ शेप्स की होती है, एक ये शेप हमें नज़र आ रही है, एक और शेप भी हो सकती है प्रेसिजन रिकॉल कर्व की, जो ये 1 से 1 के बीच में इस तरह से आ रही है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि शायद ये वाली वैल्यू एक अच्छी वैल्यू है इनका ट्रेड ऑफ की। यहाँ पर एक रीजनेबली हाई वैल्यू ऑफ प्रेसिजन भी मिल रही है हमें इस ट्रेड ऑफ के ऊपर, और रीजनेबली हाई वैल्यू ऑफ रिकॉल भी हमें नज़र आ रही है। फिर एक इस कर्व की शक्ल इस तरह की भी हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी पॉइंट के ऊपर हमें रीजनेबली गुड वैल्यू ऑफ प्रेसिजन तो मिल रही है, लेकिन इस पॉइंट पर हमें रिकॉल की बहुत बुरी वैल्यू मिल रही है अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें। तो इससे लग रहा है कि ब्लू वाली कर्व इज बेटर देन द रेड वाली कर्व ऑफ ट्रेड ऑफ दिस पी आर कर्व। एक और कर्व ये भी हो सकती है, इट शुड हैव बीन एक्चुअली बेटर ड्रॉन, लाइक ये यहाँ आ रहा होता, ये वाला पॉइंट ये नीचे पहनना होता, तो ये अगर ये एक्चुअली 1 के ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए, 1 ये है शायद, और ये थोड़ा सा 1 को ड्रॉ करने का एरर है, इसको देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये वाली जो कर्व है ये इन सब में से बेहतर कर्व लग रही है, जो डार्क ब्लू कर्व है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर हमें रिकॉल की बड़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है, जिस पॉइंट पर हमें प्रेसिजन की भी अच्छी वैल्यू मिल रही है। एक्चुअल जो इसको हम कहते हैं आइडियल स्पॉट था, शायद वो ये वाला स्पॉट था जहाँ पर दोनों की वैल्यू 1 होती। तो ये पी आर कर्व्स ड्रॉ कर ली जाती हैं अक्सर औकात ये देखने के लिए कि हमारा एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस क्या आ रही है, या ये देखने के लिए कि किस थ्रेशोल्ड पर हमें हाई प्रेसिजन हाई रिकॉल मिल रही है। थ्रेशोल्ड्स कैसे नज़र आ रही हैं हमें, हमने कहा हाई प्रेसिजन चाहिए होगी तो हमारी थ्रेशोल्ड यकीनन हाई प्रेसिजन लेने वाली थ्रेशोल्ड जो होगी वहाँ पर रिकॉल रिड्यूस्ड आ रहा है। रिमेंबर ये वाला सेल देखें अगर आप हमारे लेफ्ट वाले टेबल के अंदर, तो यहाँ पर हमारी थ्रेशोल्ड हाई होगी, तो इधर थ्रेशोल्ड हाई आ रही है, ठीक है, टाइटर थ्रेशोल्ड है, टाइटर थ्रेशोल्ड आ रही है या हाई थ्रेशोल्ड आ रही है, इसमें हाई लिख देता हूँ अभी यहाँ पर। और दूसरे केस में रिकॉल जहाँ पर कम है, सॉरी जहाँ पर रिकॉल की वैल्यू ज़्यादा है और प्रेसिजन की वैल्यू हाई आ रही है, वो हमारा राइट वाले टेबल के अंदर आखिरी सेल है। तो इस सेल पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी थ्रेशोल्ड, इसका मतलब है ज़रा सी लो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर हमें रिकॉल लो मिल रहा होगा। जो मैंने कहा था कि रिकॉल को और प्रेसिजन को लोग इंटरचेंजेबली एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, सिर्फ थ्रेशोल्ड की वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। अगर मैं रिकॉल को वाई एक्सिस पर ले जाऊँ तो यकीनन मेरा लो वाला थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाएगा, और मैं प्रेसिजन को सॉरी रिकॉल को वाई एक्सिस पर ले जाऊँ तो मेरा थ्रेशोल्ड ऊपर वाला थ्रेशोल्ड लो कहलाएगा और नीचे वाला थ्रेशोल्ड हाई कहलाएगा। लेकिन ये वाला स्पॉट जो है मेरा 1 1 वाला स्पॉट, वो वही either precision or recall, these are two different parameters.
इन दोनों पैरामीटर्स की बेस पे अगर हम किसी एल्गोरिथम को कंपेयर करना चाहें तो वो किस तरह का होगा? हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं इस एल्गोरिथम को। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि किसी एक एल्गोरिथम के प्रोसीजर भी रिकॉर्ड कर ली और रिकॉल भी रिकॉर्ड कर ली। इन चारों एल्गोरिथम में से हम किसको कह सकते हैं कि बेहतर है, ये बताना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि मल्टीपल मैट्रिक्स कलेक्ट करने की बजाय कोई एक मैट्रिक होना चाहिए टू टेल द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, ताकि वो परफॉर्मेंस कंपेयर भी हो सके और उसके बेस पर हम कुछ डिसाइड भी कर सकें। तो हम अगर कंबाइन करें अगर इन दोनों मैट्रिक्स को, प्रिसीजन को, रिकॉल को, तो हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। p प्लस आर ओवर 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें एक एल्गोरिथम बेस्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमें बेस्ट एल्गोरिथम मिल गया जिसका ये p प्लस आर ओवर 2 स्कोर बेहतरीन है। एक और तरीका हो सकता है 2 इंटू पी आर ओवर p प्लस आर। इस केस में हमें देखा जाए तो हमें दूसरा एल्गोरिथम बेस्ट मिला है। एल्गोरिथम नंबर 1 हमें बेस्ट मिला है इस केस में, एल्गोरिथम नंबर 4 हमें बेस्ट मिला था पहले। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि इस नए मैट्रिक को इस्तेमाल करने से जो हमारा एल्गोरिथम नंबर 4 है, जो पहले बेस्ट आ रहा था, वो सबसे बुरा एल्गोरिथम नजर आ रहा है। ये क्या मैट्रिक है? ये जो मैट्रिक्स हमने दो लिए, इनमें से ये वाला कॉलम हमारा एवरेज था, सिंपल p प्लस आर ओवर 2, और इसको हम एफ मेजर भी कहते हैं, एफ स्कोर भी कहते हैं, F1 स्कोर भी कहते हैं। हम इसको इनमें किसी भी नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मशीन लर्निंग में ये तमाम नाम हमें मिलते हैं इस पर्टिकुलर मेजर के लिए। ये मेजर है क्या? ये मेजर सिर्फ कंबाइन करता है प्रिसीजन और रिकॉल को कुछ इस तरह से कि जिस एल्गोरिथम ने दोनों में कुछ रीजनेबली परफॉर्म किया होगा, प्रिसीजन में भी और रिकॉल में भी, उस एल्गोरिथम को ऊपर रेट करेगा। जो एल्गोरिथम किसी एक तरफ स्क्यू करता है, उस एल्गोरिथम को इतना ऊपर रेट नहीं करता। अगर आप देखें तो p और r को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर किसी एल्गोरिथम ने किसी एक तरफ स्क्यू किया तो दूसरी तरफ वो वैल्यू अगर कम है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाली टर्म छोटी हो जाएगी, काफ़ी छोटी हो जाएगी, जीरो के करीब पहुंचना शुरू हो जाएगी। जब टर्म छोटी होगी तो पी आर की वैल्यू, तो इस एफ स्कोर की वैल्यू बहुत कम आ जाएगी। जैसे यहाँ पर इसने रिकॉल बड़ा अच्छा अचीव किया था, लेकिन प्रिसीजन वाज वेरी लो। दिस दिस लुक्स लाइक अ मॉडल जो कि हर चीज़ को 1 प्रेडिक्ट करता है। जैसे मैंने पहले मॉडल बनाया था, हर चीज़ को 0 प्रेडिक्ट करती थी। ये वाला मॉडल लग रहा है कि हर चीज़ को 1 प्रेडिक्ट कर रहा है, तो उसकी प्रिसीजन भी बहुत बुरी है। तो यहाँ पर हुआ क्या, 0.09 हमारी बहुत कम वैल्यू आई है इस वजह से, क्योंकि 0.05 ने जब यहाँ पर इसका इम्पैक्ट आया पी आर के ऊपर, तो वो बहुत छोटा इम्पैक्ट था, न्यूमिनेटर बहुत छोटा हो गया था। So if we look at this, कि when is f score 0 and when is f score 1, तो f score is 0 जब p या r में से किसी एक की वैल्यू 0 हो जाएगी। या p 0 होगा या 1 0 या r 0 होगा, तो न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा, f would be 0। और when would f score be 1? It would be 1 जब p भी 1 है और r भी 1 है। p इंटू r, 1 इंटू 1 इज 1, और 1 प्लस 1 जो कि न्यूमिनेटर होगा उसके अंदर भी वो 2 बन जाएगा। तो 2 इंटू 1 ओवर 2 ये हमारी वैल्यू बनेगी, और उस केस में हमारा एफ स्कोर 1 आ जाएगा। तो एफ स्कोर 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। अगर रिकॉल और प्रिसीजन दोनों 1 होंगी तो एफ स्कोर 1 होगा। अगर इनमें से कोई एक 0 हो गया तो एफ स्कोर 0 होगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो मुख्तलिफ मैट्रिक्स थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि दोनों में से किसको इस्तेमाल करें टू चूज एन एल्गोरिथम या टू डिसाइड विच एल्गोरिथम इज बेटर एल्गोरिथम। हम कह रहे हैं कि वी कैन कंबाइन दीज मैट्रिक्स, वी कैन कंबाइन दीज यूजिंग एवरेज, लेकिन एवरेज ने एक ऐसे एल्गोरिथम को ऊपर ले आई थी जो कि स्क्यूड था एक तरफ, रिकॉल की तरफ फॉर एग्जाम्पल स्क्यूड था। दूसरा बेस्ट भी उसने जो कहा था वो भी एक तरफ स्क्यूड A3 था, और फिर उसमें इस तरह के इश्यूज भी आ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि टाई है कहीं पर। इसकी निस्बत बेहतर एल्गोरिथम जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एवरेज को तो डिस्कार्ड कर देते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं बेहतर मेट्रिक कहते हैं वो एफ स्कोर है। एफ स्कोर के ज़रिए लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अपने क्रॉस वैलिडेशन सेट के ऊपर अपने एल्गोरिथम्स का एफ स्कोर क्लियर करते हैं, और उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी थ्रेशोल्ड हमें चूज़ करनी है। यानी मैं मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड अप्लाई करके, थ्रेशोल्ड हमने पिछली स्लाइड पर देखी थी, हम अपने एल्गोरिथम में मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड अप्लाई कर रहे थे टू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे, और हर थ्रेशोल्ड ट्राई करने के बाद क्रॉस वैलिडेशन सेट के ऊपर अपना एफ स्कोर मेजर करेंगे, और जिस थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट एफ स्कोर बेहतरीन आएगा उस थ्रेशोल्ड को चूज़ कर लेंगे और कहेंगे ये हमारा मॉडल है।
ये थ्रेशोल्ड बेहतरीन डिस्क्राइब करती है या बेहतरीन सॉल्व करती है इस मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को। बेहतरीन से मुराद है अवेलेबल ऑप्शन में से बेहतरीन ऑप्शन है। और जब उसको सॉल्व अवेलेबल ऑप्शन में से बेहतरीन ऑप्शन चूज़ कर ली हमने, तो अब हम उसके ऊपर टेस्टिंग डेटा के जरिए परफॉर्मेंस उसकी चेक कर सकते हैं। तो एफ स्कोर का रोल हमें समझ आ गया। कुछ और तरीके भी हैं इन मेयर्स को कंबाइन करने के या यूनिक मेयर लेने के, ऐसे कहना चाहिए हमें। जैसे कि एक हमें पिछली कर्व को बेहतर तरीके से ड्रॉ होना चाहिए, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये कर्व यहाँ आनी चाहिए जैसे ओके। तो पी आर कर्व जो है इसी को भी एक यूनिक एक सॉरी सिंगल रियल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैसे? एरिया अंडर पी आर कर्व लेके, एरिया अंडर दिस होल कर्व जो होगा, ये अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये भी एक सिंगल रियल वैल्यूड चीज़ निकलेगी। क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया अंडर कर्व की बात की है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर या मशीन लर्निंग सिस्टम्स के अंदर एक और कर्व इस्तेमाल होती है जो कि इससे ज़रा से मुख्तलिफ कर्व है। वो है कर्व बिटवीन रिकॉल एंड एफ पी रेट, और वो कर्व कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर इसको वन रहना चाहिए था। इस कर्व में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इस कर्व में भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि ये जो बॉक्स है 1 1 का बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर जो एरिया है वो पूरा मैक्सिमाइज़ कर लिया जाए। तो हमने काम कर लिया, वो एरिया हमारी ये पूरी पूरी कर्व मैक्सिमाइज़ करती है। इसके अंदर भी बेस्ट कर्व वही होगी जो इस पॉइंट की तरफ मूव कर रही होगी, जिसके ये पेंट जो है इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा होगा। तो 0 1 वाला पॉइंट इज द बेस्ट पॉइंट, जो कि आइडियल पॉइंट है। 0 1 वाले पॉइंट को हम चाह रहे होते हैं कि इस पॉइंट को अचीव किया जाए, लेकिन यकीनन जब हम रिकॉल इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं फॉल्स पॉजिटिव इंक्रीज होता ही है। तो आइडियली हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं, प्रैक्टिकली हम पहुँचते नहीं हैं। प्रैक्टिकली हमारी कर्व इस तरह की कर्व होती है जिस तरह की हमें ब्लू कर्व नज़र आ रही है। तो इसको हम कहते हैं ROC कर्व, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और एरिया अंडर दिस कर्व इज